जी, हम लोग फेसबुक पे लाइव आ चुके हैं अभी। तो मैं अभी लिंक शेयर कर रहा हूँ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। नमस्ते, हार्दिक स्वागत है सर। नमस्कार। तो हम लोग अभी ऑलरेडी फेसबुक लाइव में है सर। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो हम शुरू कर सकते हैं आज का विषय। जी, शुरू करें। सभी को नमस्कार। मैं जहीरुल दीवान आज के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। एकेडमिक पॉलिटिकल विंग द्वारा पिछले कुछ दिनों से अमृत महोत्सव व्याख्यान सीरीज जो हम लोग चला रहे हैं,
उसके तहत आज का ये विषय है। और आज का जो विषय है, आप लोग बहुत भलीभांति आप लोग जानते हैं कि आज का विषय हमारा वर्तमान जो विश्व की आर्थिक स्थिति है, जो उठा-बैठक पूरी दुनिया भर में हम लोग देख रहे हैं, उसके ऊपर केंद्रित है। और एग्जैक्टली जो विषय है उसको भी आप लोग जानते हैं और आप लोगों ने देखा भी होगा, प्रेजेंट ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। ये जो विषय है, बहुत ही सोच समझ कर इस विषय को आज के इस कार्यक्रम के लिए तय किया गया है। और मैं ज़्यादा भूमिका नहीं बांधना चाहूँगा। मतलब जो कोरोना महामारी, कोविड-19 महामारी जो पूरी दुनिया को जिसने प्रभावित किया है, सबको ये अंदाज़ा था कि कोविड महामारी के बाद जब हम सामान्य जीवन में जब लौटेंगे, तो इस तरह की एक आर्थिक परेशानियाँ दुनिया भर में आने की पूरी संभावना थी। और हमारे जो विशेषज्ञ थे अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए विशेषज्ञ, उन लोगों ने पहले ही ये अंदाज़ा लगा लिया था कि ऐसी स्थिति आने वाली है। लेकिन अ, केवल कोरोना महामारी नहीं, उसके बाद रशिया यूक्रेन का युद्ध और भी जो सारी चीज़ें, श्रीलंका जो हाल ही में अभी बहुत दिन से श्रीलंका का भी मैटर चल रहा था। तो इस प्रकार जब पूरी दुनिया में एक तरह की आर्थिक स्थिति को लेकर इस तरह से जो एक चिंता और इस तरह की एक परेशानियाँ जो जब है, तो भारत चूँकि पूरे इन देशों के केंद्र में हमेशा रहता है, तो भारत इन आर्थिक प्रभावों से किस प्रकार अछूता रह सकता है। तो हम जानते हैं कि इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभाव हमारी इंडियन इकोनॉमी में भी कभी ना कभी या बहुत जल्दी या बाद में देखने को मिल सकता है। तो इन्हीं सब विषयों की चर्चा करने के लिए कि किस प्रकार हमारे ये जो वर्तमान स्थिति है और हमारी भारत की क्या स्थिति है और आने वाले दिनों में क्या स्थिति और हो सकती है, इन सारे मुद्दों पर विशेष चर्चा के लिए आज हमने बहुत ही अर्थव्यवस्था के बहुत अच्छे जानकार हमारे 3 अ, महानुभाव वक्ताओं को हमने आमंत्रित किया है इस मतलब पैनल डिस्कशन में भाग लेने के लिए। और मैं शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको मैं परिचय कराना चाहता हूँ। हमारे साथ है प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी, जो कि पीजीडीबी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। और अश्विनी महाजन जी को के बारे में मैं क्या विस्तार से आप लोगों को बताऊँ। आप लोग तमाम कार्यक्रमों में हमेशा उनको सुनते रहते हैं और बहुत ही अर्थव्यवस्था और आर्थिक मुद्दों से जुड़े हुए बहुत नामी गिरामी विद्वान है। दिल्ली में आए दिन हम इनके कार्यक्रम में शामिल होते रहते हैं। और हमारे साथ प्रोफेसर सरिता अग्रवाल जी है, और मैम गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय से हमारे साथ जुड़ी हुई है। और इस आज का जो ये विषय है, विषय वस्तु है, इसके विशेष जानकार है। और मुझे उम्मीद है आप लोग और हमारे साथ साथ आप लोग भी इस विषय पर मैम से बहुत कुछ नई बातें और ज़रूरी बातें हम जान पाएंगे। और हमारे साथ हमारे अग्रज भ्राता भानु प्रताप जी जुड़े हुए हैं, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से है और वहाँ एक महिला महिला महाविद्यालय है, उससे नाता मतलब ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये 3 हमारे पास आज एक्सपर्ट है इस पैनल डिस्कशन में। और मैं बहुत ही हम लोग खुले विचार मन से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं आप सबके सामने ही मैं हमारे तीनों वक्ता जो है इनसे मैं निवेदन करूंगा कि मुझे अनुमति दें कि हम कैसे शुरू करें। और मतलब मैंने केवल एक थीम इस विषय को लेकर हम लोगों ने रखा और हमारे वक्ताओं के ऊपर है इस थीम को किस प्रकार आपको इस थीम के बारे में बेहतर जानकारी देंगे। तो अश्विनी सर, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि कैसे क्रम रखा जाए बोलने का, आप ही आज्ञा दीजिए। क्योंकि जैसे मैं भी इसलिए मैं अनुमति चाह रहा हूँ क्योंकि मैं आर्थिक विषय से जुड़ा मेरा विषय नहीं है। मैं दूसरे विषय से आता हूँ, मानविक की सॉरी लिटरेचर से आता हूँ। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूँ जिससे कि मेरी अज्ञानता इसमें साबित हो जाए। तो आप मेरे मन में तो ये बात थी कि मैं सबसे पहले आदरणीय भानु जी से शुरू करें और फिर सरिता मैम से होकर अश्विनी सर तक जाए, मतलब सीनियरिटी के क्रम से। ऐसा मैं जानना चाह रहा था, अगर आपकी अनुमति हो तो फिर तो हम लोग इसी तरह से शुरू करते हैं। जी तो प्रारंभ करें। जी जी,
तो हाँ भानु प्रताप सर, आपसे निवेदन है कि आज की जो ये विषय वस्तु है, जो कि बहुत ही गंभीर मुद्दा है और पूरी दुनिया के लिए आज ये चिंता का विषय बना हुआ है। सब लोग डरे हुए हैं। इस विषय पे इसकी वर्तमान स्थिति और इसके भविष्य में आने वाले जो जो प्रभाव और इम्पैक्ट हम देख सकते हैं, उस पर आप हमारे सामने रखे विषय वस्तु। धन्यवाद जाहिदुल जी। सर्वप्रथम आदरणीय अश्विनी महाजन जी, आदरणीय सरिता अग्रवाल मैम, और मैं सबसे पहले आपके इस मंच को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसमें आपने मुझे मौका दिया अपनी बातों को रखने का। तो सबसे पहले जैसा कि आपका विषय है कि अभी जो प्रेजेंट ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, तो सबसे पहले हम चिंतित क्यों हैं? हम अभी जो ग्लोबल सिनेरियो है उसको इकोनॉमिक क्राइसिस की संज्ञा क्यों दे रहे हैं? हम परेशान क्यों हैं? तो सबसे पहले अगर आप देखो तो पूरे अगर विश्व को देखो आप, तो पूरे विश्व में एक चीज की बात हर जगह हो रही है कि पूरे विश्व में जो प्राइसेस हैं वो प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और पूरे विश्व में जो है अभी जो दौर है वो स्टैगफ्लेशन का है। ठीक है, यानी स्टैगफ्लेशन की प्रॉब्लम से पूरा विश्व जूझ रहा है। और स्टैगफ्लेशन पहले होता क्या है कि मैं आपके श्रोताओं को बता देना चाहता हूँ। स्टैगफ्लेशन वो स्थिति होती है जिस स्थिति में जो प्राइसेस होते हैं कमोडिटीज़ के वो तेज़ी से बढ़ते जाते हैं, आर्थिक विकास की दर कम हो जाती है, और बेरोजगारी का स्तर जो है वो भी काफ़ी अधिक बढ़ते जाता है। ठीक है, तो पूरे विश्व में जो स्टैगफ्लेशन है उसके क्या मुख्य कारण हैं? तो अगर आप देखेंगे पूरे विश्व में जो स्टैगफ्लेशन है अभी प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो में दो उसके मुख्य कारण हैं, और वो है क्या? एक तो एनर्जी के प्राइसेस में बेतहाशा वृद्धि, और दूसरी क्या है कि जो फूड आर्टिकल्स हैं उनके प्राइसेस में जो है बेतहाशा वृद्धि। अब हम साउथ एशिया के ऊपर आते हैं। अगर आप पूरे वर्ल्ड को देखो, अगर रीसेंट वर्ल्ड बैंक के फोरकास्ट को देखो आप जून 2022 के, तो आप पाओगे क्या कि वर्ल्ड बैंक ने पूरे वर्ल्ड के जो इकोनॉमिक ग्रोथ के फोरकास्ट को उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया। जो वर्ल्ड जीडीपी है उसका ग्रोथ रेट पहले प्रोजेक्टेड था 5% से अधिक, उसको घटा के लमसम 2.9% के करीब लाया। और पूरे विश्व में जितना भी जो वर्ल्ड जीडीपी जो मतलब इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसका ग्रोथ रेट जो है पहले की अपेक्षा डाउनग्रेड करके या तो कम कर दिया, या तो कुछ कंट्रीज के केस में वो क्या हो गया, वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, साउथ एशिया भी उससे अछूता नहीं है। आप साउथ एशिया में अगर आप दो कंट्री को छोड़ दो, पहला इंडिया और दूसरा बांग्लादेश, तो इन दो कंट्रीज को छोड़ के ज्यादातर साउथ एशियन कंट्रीज भी जो हैं वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। हम स्टार्ट करते हैं श्रीलंका से, क्योंकि जाहिदुल जी ने श्रीलंका की बात की। तो श्रीलंका में हम देखते हैं क्या, एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के अलावा श्रीलंकन इकोनॉमी जो है सॉवरेन डेट क्राइसिस से भी सामना कर रही है। इसके अलावा हम पाकिस्तान को देखें, नेपाल को देखें, तो वो दोनों देश भी जो है, वो दोनों देश में भी क्या हो रहा है अभी, यहाँ पे वो दोनों देश भी जो है वो एक्सचेंज रेट की प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। एक्सचेंज रेट मतलब उनका, आपको पता होगा कि पाकिस्तान का जो रुपया है वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट में वो 200 के मार्क को भी पार कर चुका है। अगर आप अफगानिस्तान की ओर आए तो अफगानिस्तान में स्थिति क्या है? अफगानिस्तान में स्थिति ये है कि जो आर्थिक संकट है उसने मानवीय संकट का रूप ले लिया है। उसको आप केवल अभी आर्थिक संकट नहीं बल्कि आप उसे मानवीय संकट कह सकते हैं। अब भारत को हम देखते हैं, भारत और बांग्लादेश, मैंने आपको बताया कि ये दोनों देश जो हैं वो पूरे विश्व से या तो इस साउथ एशिया से अलग नहीं है, लेकिन कमोवेश हम कह सकते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश का जो सिचुएशन है वो रिलेटिवली दूसरे साउथ एशियन कंट्री या दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में बेटर है। अब इंडिया में हम देखते हैं कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम आ रही है। इंडिया में भी इन्फ्लेशन है, इसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन जैसे वैश्विक स्तर पे जो स्टैगफ्लेशन है
इंडिया में क्या हम कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी भी स्टैगफ्लेशन के दौर से गुजर रही है? तो मेरा इस मतलब इस पॉइंट पे मेरा टेक क्या है कि इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ को डाउनग्रेड करने के बाद भी अगर आप देखो तो आप पाओगे क्या कि जो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ है वो 6% से ऊपर है। तो जो 6% से ऊपर की ग्रोथ रेट है उसको हम जो है कम नहीं कह सकते। लेकिन इंडिया जो है एक मेजर प्रॉब्लम से जो है फेस कर रहा है और वो प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन का। चाहे इन्फ्लेशन को आप कोर लेवल पे देखो चाहे हेडलाइन पे देखो, तो दोनों लेवल पे इन्फ्लेशन अपने टॉलरेंस लिमिट को पार कर गया है। आपको पता होगा कि इंडिया में 4+2 - 2 यानी जो 2 to 6 का जो लिमिट है उसको लेके सरकार चलती है। और इंडिया में जो इन्फ्लेशन के अगर आंकड़े को आप देखो चाहे सीपीआई पे या डब्ल्यूपीआई पे, तो दोनों आंकड़े जो हैं वो 6% की बाउंड्री को वो पार कर गए हैं। तो इस चीज को कोई नकार नहीं सकता कि इंडियन इकोनॉमी भी इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को फेस कर रही है। क्या सरकार ने इस चीज को एक्नॉलेज किया? आप देखोगे सरकार की पॉलिसी से पिछले महीने ही सरकार ने अपने पॉलिसी रेट्स में, आरबीआई ने अपने पॉलिसी रेट में जो है करीब 40 बेसिस पॉइंट्स की जो है वृद्धि की। यानी मनी सप्लाई के थ्रू इन्फ्लेशन को कर्टेल करने की कोशिश की। और भारत ही नहीं, भारत के अलावा विश्व के मतलब कई और देश भी जो है इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं जाहिदुल जी की बात से एग्री करता हूं कि अभी हमारे देश में 2-3 संकट है। पहला संकट तो क्या है, जो है प्राइस राइज का। तो इंडिया के केस में भी जो प्राइस राइज हो रहा है, बहुत हद तक जो प्राइस राइज है वो बढ़ते एनर्जी प्राइसेस की वजह से हो रहा है। और केवल एनर्जी प्राइसेस की ही नहीं, अगर आप नॉन एनर्जी कमोडिटीज को भी आप देखें तो उनके प्राइसेस भी जो है बढ़ रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जो नॉन एनर्जी कमोडिटीज हैं उनकी ढुलाई में भी जो है एनर्जी का काफी रोल है। तो उनके प्राइसेस भी जो है बढ़ रहे हैं और उनकी प्राइसेस को रोक पाना जो है वो संभव नहीं है। इसके अलावा जो है दूसरी चीज अगर आप इंडियन इकोनॉमी में देखो तो वो ये है क्या कि इंडियन इकोनॉमी में पॉलिसी रेट्स के बढ़ाए जाने की वजह से जो है इकोनॉमी में जो है थोड़ी क्रेडिट की प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन ये ऐसी स्थिति आ गई है कि इस स्थिति में जो है कि बहुत पॉलिसी रेट्स को जो है नरम नहीं रखा जा सकता। और इंडिया एकलौता ऐसा कंट्री नहीं है जिसने की पॉलिसी रेट्स को रेस किया है। ठीक है, तो मैं आगे चल के और भी बातें आपको बताऊंगा कि भारत सरकार ने क्या क्या मेजर लिए हैं और ये क्राइसिस जो है पुरानी क्राइसिस से कैसे डिफरेंट है। तो मैं अपनी बात को यहीं पे रोकता हूं और मैं दूसरे वक्ताओं से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार इस पर रखें। ओवर टू यू जाहिदुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद भानुप्रताप सिंह जी। आपने संक्षिप्त में ही सही लेकिन सारे जो मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, जिस पर विचार करना चाहते हैं, उन मुद्दों को आपने उठाया है और इशारा किया है कि एक्चुअली हम किस परिस्थिति में अभी है और हमारी भारत सरकार उसमें क्या भूमिका निभा रही है। हर दिन आए दिन हम जो आरबीआई की नई नई पॉलिसीज़ देखते हैं, अभी जो रशिया के साथ करेंसी को बैलेंस करने के लिए जिस तरह से आरबीआई ने रशिया और इंडिया के साथ डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र का जो सिस्टम किया है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग रोज़ न्यूज़ में सुनते हैं। तो आपने बहुत संक्षिप्त में इन बातों को रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं सरिता अग्रवाल मैम से निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपने विचार इस विषय पे रखें। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। और मैं एकेडमिक पॉलिटिकल विंग का आभार मानना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं अपने विचार रख सकूँ। और भानु प्रताप जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। और मैं इन्हीं मुद्दों पर बात करना चाह रही हूँ। और अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलूँ। जी 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 मैम, बिल्कुल बिल्कुल, कोई परेशानी नहीं। So the world economy passed through severe crisis. Just over 2 years after COVID-19, which caused the deepest global recession since World War II, world economy is again in danger.
As a global economy was gradually putting the COVID-19 pandemic behind, with many parts of the world lifting their restrictions and several economies returning back to the pre-COVID situation, the world economy continues to suffer from several destabilizing shocks. I would call them shocks. And I'll come to this aspect later, part of the talk. Human costs continue to rise. Since the beginning of the Ukraine war on 24th February 2022, more than 20 million Ukrainians have been forcibly displaced. 4 million of them and 6.5 million within the country. Of course, these are the data for the month of April, and the figure is much, much higher for the recent time. In addition to the humanitarian crisis in Ukraine and its direct socio-economic impact on the neighboring countries, the impact of the war is spreading through several channels on the world economy. The ongoing conflict has already had a devastating impact on Ukrainian economy and will likely lead to a deep recession because of the destruction of production facilities, suspension of economic activity, capital outflow, and population moving out. Key infrastructure, including railway linked with the Russian Federation, road network, bridges, they are all destroyed or damaged. Energy infrastructure is also partially damaged, with many areas in the country cut off from electricity supply. International trade of Ukraine is also suffering a major blow. Commercial shipment from Ukraine is partially blocked. Planting and exporting of agriculture commodities, including wheat, corn, barley, and sunflower oil. These are some of the commodities which were being exported from Ukraine. They are facing significant uncertainty. There is a possibility that a large share of the current outward migration may be permanent, aggravating the labor shortages and undermining long-run economic performance. In case the conflict persists, in fact, I was just going through a report where the writers fear that this might continue even till the month of November or December. So, in case the conflict persists, the Ukrainian economy may contract by 30 to 50% in the year 2022, and inflation will exceed by more than 30%, given severe supply disruptions of the basic goods. The war in Ukraine has generated a major humanitarian crisis affecting millions of people. The associated economic shocks and their impact on global commodity trade and financial markets will also have an impact on economic outcomes and livelihood. Prior to the outbreak of the war, the global economic outlook appeared broadly favorable over 22-23, with growth and inflation returning to normality after COVID-19 pandemic and supply side constraints waned. The invasion of Ukraine, along with shutdown in major cities and ports in China because of COVID and zero COVID policy, has generated a new set of shocks. After more than 2 years of pandemic and Russia's invasion of Ukraine and its global effect on commodity market, the global growth has declined significantly. In particularly, the war in Ukraine is leading to rising prices and volatility in energy markets. The invasion of Ukraine has also led to a significant increase in agriculture commodity prices, which will result into food insecurity and extreme poverty in many emerging market and developing economies. Numerous risks
could further derail what is now an unwarranted recovery. And among them, in particular, is the possibility of high global inflation, which is accompanied by low growth. As Bhanu Pratap ji has already mentioned, that we are facing a situation of stagflation. COVID had already brought a major setback to income growth and poverty reduction in developing countries. We are more concerned about the developing countries. The fallout from the war in Ukraine compounds the challenges for many of them. According to World Bank forecast, the developing countries are expected to grow at barely half the rate in 21 and well below the average from 2011 to 2019. So the world economy had experienced a much higher growth rate during the period 11 to 19 compared to 2021. Middle income countries will also see a sharp downgrade in the year 2022, and because of the adverse shock of the past 2 years, real income per capita in 23 will remain below pre-COVID-19 levels in about 40% of the developing economy. For many countries, recession will be hard to avoid. If we look at the world economic situation and prospects, and this was mentioned in the same report for the year 2022 published in June 22. It mentions that the world output had declined by 3.4% during 2020. That was because of COVID. But by 2022, this is going to decline by 3.1, and estimates show that the expected rate was much higher, and this is going to be this is going to decline by around 0.9% in 22 and by 0.4 in 23. So the danger of stagflation, output is declining, prices are rising. The danger of stagflation is considerable today. Between 21 and 24, global growth is projected to slow down by around 2.7 percentage points, which is more than twice the deceleration between 76 and 79. This was a period when the world economy passed through one phase of stagflation because of the rising oil prices. Passive growth is likely to persist throughout the decade, and that is because of weak investment in most countries of the world. With inflation now running at multi-decade high in many countries and supply expected to grow slowly, there is a risk that inflation will remain higher for longer than currently anticipated. External public debt in many developing countries is at record levels today. We have, and this has already been mentioned about Sri Lanka, and then there are many other countries which are passing through such situations. As global financing conditions tighten and currencies are also depreciating, and currency depreciates, that distress that was previously confined only to low-income countries is also now spreading to middle-income countries. This is a cause of concern for us. The convergence of geopolitical, economic, and technological forces now confronting the world will ring for generations. The war is thrusting us into a period of geopolitical realignment, supply disruptions, food and energy security, and more volatile financial markets. These shocks could shake social and political stability in some countries, while weakening the world's ability to confront its long-term challenges. Long-term challenges like climate change. IMF's Pierre Olivier, he describes the sudden geopolitical shift that reveals hidden fault lines. He warns of a world fragmenting into distinct economic blocks
with different ideologies, different political systems, technology standards, cross-border payment, and trade system and reserve currencies. The war in Ukraine poses most immediate risk. Nicholas Mulder, in his book, The Economic Weapon, The Rise of Sanctions as a Tool of Modern War, argues that sanctions against Russia have unprecedented consequences that should prompt a rethink of their use as a weapon of economic warfare. Some predict that geopolitical competition and new technologies will end the dollar's dominance of international finance. Tharmaj Shanmugaratnam, a Singaporean economist and a senior minister, says that a more fragmented world makes greater investment in global public goods even more urgent and will require unprecedented public-private collaboration and a stronger, more effective multilateralism. The overriding priority, as he says, is to accommodate a multipolar world without becoming more polarized. This time it is facing high inflation and slow growth. Even if a global recession is averted, the pain of stagflation is likely to persist for several years unless major supply increases are set in motion. Amidst the war in Ukraine, surging inflation, rising interest rates, global economic growth, this is expected to crash in 2022. Several years of above average inflation and below average growth are now likely, with potentially destabilizing consequences for low and middle income countries. This phenomenon of stagflation that the world has not seen since the 70s. OECD chief economist and deputy secretary general mentions in the OECD Economic Outlook 2022 June issue that the world is set to pay a hefty price for Russia's war against Ukraine. A humanitarian crisis is unfolding before our eyes, leaving thousands dead, forcing millions of refugees to flee their homes, and threatening an economic recovery that was underway after 2 years of the pandemic. As Russia and Ukraine are largely commodity exporters, the war has sent energy and food prices soaring, making life much harder for many people across the world. The extent to which growth will be lower and inflation will be higher, this will depend on how the war evolves. But it is clear that the poorest will be hit hardest. The price of this war is very high and will need to be shared. The global economy is set to weaken sharply. The effects of war in Ukraine may be even greater than assumed. For example, because of an abrupt Europe-wide interruption of flow of gas from Russia, further increase in commodity prices, or strong disruption to global supply chains. These are some of the possible outcomes. Inflationary pressure could also prove stronger than expected. Sharp increase in policy interest rate could also flow in a negative direction than projected. Challenges also remain for many emerging market economies, which also includes India. From rising food and energy prices, the slow recovery from the pandemic, high debt, and the potential for capital outflow as interest rates rise in the advanced economies. Risk also remains from the evolution of the COVID-19 pandemic. It's being argued that new, more aggressive or contagious variants may emerge, while the application of zero COVID policy in large economies like China, it can also disrupt the supply from time to time. The pandemic
and the war in Ukraine. The threat to food security, it was already there. Many years before also it was assumed that the world will pass through a situation of food security, food insecurity during 2050 and then after. So this is a burning issue. The threat to food security and the resurgence of global poverty, heat waves, we cannot forget climatic changes, droughts, and other extreme weather events. These are not random shocks, nor are they a perfect storm in the conventional sense, a one-off crisis or bad events. We face instead a confluence of lasting structural insecurities like geopolitical, economic, and existential, each reinforcing the other. We have entered a perfect long storm, as is mentioned in the OECD Economic Situation Outlook 2022. We cannot wish away these insecurities or hope that problems that occupy one part of the world will not have an impact on others. As is mentioned in IMF in the Finance and Development Report of June 22, COVID-19 and its repeated mutations have brought that reality home at immense human and economic cost everywhere. We can only restore optimism by recognizing the gravity and collective nature of the threats that we face and organizing ourselves more effectively to address them. This is a time when we need to work on collective decision making. The pandemic and the war in Ukraine have exposed many structural weaknesses which have been felt unequally across households, firms, and even countries. The war has underlined the vulnerability of energy and food security, given the dependence of many countries on export from Russia or Ukraine. The risk of escalating geopolitical conflict is greater than it has been in over 3 decades. The system of global rules and norms aimed at preserving peace and territorial integrity of the nation states has always been fragile in one way or the other. But the invasion of Ukraine is not just one another rupture in the system. Its ramifications go beyond any other, and it could be catastrophic. Moreover, we face the probability of stagflation with higher inflation and declining growth rate. But prolonged inflation will seriously have an impact on the political capital needed for nations to respond to our larger challenges. Developing countries face many economic challenges and even the political challenges, domestically and also globally. It can set the world back in ways that economic models can also not predict. An escalating cost of living will demoralize population, climate change, shrinking biodiversity, water scarcity, polluted ocean, dangerously congested outer space, and spread of infectious disease will have growing threats to life and livelihood everywhere. Yet 2 years into COVID, the world is still flying blind into the new pandemic. We don't know the situation. Scientists warn that it could come at a time and be even more fatal. We must confront the risk of growing divergence within and especially across countries. How much time do you give me, Dr. Devan? Ma'am, you can continue, ma'am. Actually, you have, I think, you can continue till 5 to 7 minutes more. Okay, okay, Yeah, but after that, you can put some concluding remarks also. There's no okay, problem. okay.
So this Russian invasion of Ukraine has opened a new chapter in international relations with important implications for the global economic order. The outbreak of large-scale warfare on European soil with associated human tragedies bring back memories of the continent's darkest time. Within 3 days of the invasion, the group of 7, consisting of Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, and the US, was soon followed by other countries. They deployed a range of economic sanctions against Russia. So the war and the associated economic sanctions will have a major impact on the world economy in general. Of course, I have a few more issues relating to this to discuss, but then I thought I can just restrict myself to its impact on India. Now, so far as the Indian economy is concerned, we have seen the recently data was published by Reserve Bank of India. So, according to these reports, the direct impact of war in Ukraine is relatively limited, as trade between India and both Russia and Ukraine is small. Russia accounts for less than 1% of India's crude oil consumption during 2015 to 21 and 1% of 2020 coal consumption. For selected industries, particularly pharmaceuticals, weapon, Russia is an important destination and source for the country. The indirect impact. This is a direct impact. Now I come to the indirect impact of the war. The indirect impact through global commodity and energy market shift, this is going to be much larger for the country. For instance, in 15 to 21 period, 2015 to 21 period, India imported 88% of its annual consumption of oil and 29% for coal in 20. It is also the world's largest nitrogen fertilizer so far as Russia is concerned. India is the importer. Ukraine and Russia account for 9% of the import of nitrogen fertilizer, and 29 much of this is imported by India. These forces, together with the lockdown in China and European Union embargo, they are contributing to high inflation. Through pressure may be slightly lower in coming months. Potential opportunities for Indian grain exporters to take the place of Ukrainian suppliers in third market, particularly wheat, has been prevented, at least temporarily, by export restrictive measures introduced by Government of India in May 2022. After recording the strongest GDP rebound in the G20 group in 21, Indian economy is progressively losing momentum because of inflationary expectations that remain elevated because of the global energy and food prices. RBI began monetary policy tightening in May 22, and the intention was to anchor inflation expectations and limit the second round effects. Given the financial and the social cost of inflation, RBI should gradually move towards a more neutral monetary stance. This is an opinion which is expressed by many of the writers. Now, data released for June 22 indicate improved performance of Indian economy. I would just discuss a few of them. Private consumption stood at 57.5% of the nominal GDP, which indicates that the economy is becoming a macro growth driver. Rice, wheat, gram, maize production, some of the agriculture produce, they are expected to be at record high. And according to the second advanced projections of food grain production for the year 22, the overall food grain production is expected to reach a record high of around 316 million tons.
which is going to be 2.85% higher than the objectives that was set for the production. Further, according to the data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, India's consumer price index based retail inflation increased to around 7.04% year-on-year basis in May 22 on the back of the base effects. Fuel consumption was marginally higher in May 22 compared to April 22. So despite rising prices, fuel consumption has increased. In April 22, the index of industrial production was around 135. For mining, manufacturing and electricity sector, this was at 116 for mining, 132 for manufacturing and 195, around 195 for the electricity sector. And this was slightly higher compared to the previous years. The aid sector output was also much higher. Freight movement increased by 0.3% compared to the previous year. The government approved the participation of 61 companies with proposed total investment, which was slightly higher, which will result into an employment generation for about 2.5 lakh people. Gross GST collection increased, which was around 44% higher than the previous year. In May 22, merchandise exports were higher compared to the previous year, which was around 16%, around 16%. Foreign direct investment were at a level of around 60 billion US dollars. So the basic vitals remain strong, and as of now, the economy is on the track path of growth, and the impact of the war on India is on a low footing. Thank you. थैंक यू थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर। और मैम आपने सारी चीज़ों को कंक्लूड किया है, किस तरह से कमोडिटी और जो कमोडिटी का जो एक चैनल जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का चैनल है, किस तरह से पैंडेमिक की वजह से उसका इम्पैक्ट हुआ। फिर यूक्रेन रशिया का जो वार है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट यूरोप और अमेरिका पे पड़ा, जिसके वजह से रशियन सैंक्शंस और सो ऑन, आपने कितनी सारी बातें इसमें रखी है और हमारे दर्शकों ने सारा सुना। और ये इस कार्यक्रम के बाद इसको हम यूट्यूब में अपलोड करेंगे और ये फेसबुक पे भी सेव रहेगा, तो बाद में भी किसी को अगर आपका इस वैल्यूबल लेक्चर को सुनना है तो वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, इससे सीख सकते हैं। और मैंने पहले ही कहा कि मैं कोई इकोनॉमिक्स के कोई जानकार नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई टिप्पणी या रिमार्क्स नहीं करूँगा। और मैं सीधे आता हूँ प्रोफेसर अश्विनी महाजन सर की तरफ और सर से निवेदन करता हूँ कि वो इस विषय पे अपनी बात रखें। आपका माइक ऑफ है सर। धन्यवाद जयदुल जी। Yes. मेरी आवाज साफ आ रही है? जी सर, जी सर, हाँ जी सर। श्रीमान भानु प्रताप सिंह जी, प्रोफेसर सरिता अग्रवाल जी और जितने भी दर्शक YouTube या Facebook पर इसको देख रहे हैं, सबसे मुखातिब होते हुए मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा भानु प्रताप सिंह जी और सरिता जी से कि उन्होंने विषय को अत्यंत विस्तार से जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उनके बारे में हमें बताया है। तो मैं यहाँ प्रारंभ करूंगा इस बात से कि विश्व में एक बहुत बड़ी उथल पुथल चल रही है और उस उथल पुथल में आर्थिक उथल पुथल की बात कर रहा हूँ। उस उथल पुथल में भारत एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा है। जैसे कि
सरिता जी ने भी पूरी बात करते हुए, पूरे वैश्विक परिदृश्य को बताते हुए अंत में यही कहा कि भारत पर इन सब का न्यूनतम प्रभाव है और उसका वो दिखाई भी दे रहा है। यदि हम कुल मिलाकर के वैश्विक परिस्थितियों को देखें, एक तो कोरोना काल, लेकिन कोरोना काल से पहले भी विश्व और भारत दोनों ही एक स्लो डाउन की प्रक्रिया से गुजर रहे थे और वो स्लो डाउन अभी समाप्त नहीं हुआ था कि विश्व कोरोना के संकट में फंस गया। सभी आर्थिक गतिविधियां रुक गई, लोग बेरोजगार हो गए, बड़ी संख्या में भारत में मजदूरों ने अपने गांवों की तरफ रुख कर लिया, फैक्ट्रियां बंद थी, केवल एक ही क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा काम कर रहा था वो कृषि क्षेत्र था। सेवाओं का उत्पादन बंद हो गया था काफ़ी हद तक, क्योंकि उनकी मांग ही नहीं थी दुनिया भर में। जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हम करते थे, तमाम दूसरी चीज़ें, बहुत उसकी कम डिमांड रह गई थी और मैन्युफैक्चरिंग कहीं कहीं चल पा रही थी, बहुत कठिनाई थी। ऐसे में 1991 से लेकर अब तक लगातार जो विश्व है वो वाशिंगटन कंसेंसस के तहत एक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी के तहत एक रास्ते पर चल रहा है और उस रास्ते पर चलते चलते कुछ ऐसा कहा जाने लगा था कि इसका कोई विकल्प ही नहीं है। विश्व के सभी देश आपस में इस प्रकार से इंटर रिलेटेड हैं, संबंधित हैं कि एक दूसरे के बिना गुजारा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात की जाती थी सप्लाई चेन कि कोई सामान कहीं बनता है, कोई सामान कहीं बनता है और सब मिल करके कोई उत्पादन होता है। लेकिन इससे पहले कोरोना काल में और अभी वर्तमान में युद्ध काल में ये बात तो सिद्ध हो गई कि ये जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो सकती है और जैसे ही सप्लाई चेन डिसरप्ट होती है वैसे ही वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं वो भी डिसरप्ट होती। और इसलिए जरूरत है इस बात की कि हम ज़्यादा अपने ऊपर निर्भर करें, आत्मनिर्भर हों। और यह आत्मनिर्भरता कई और कारणों से भी जरूरी थी, लेकिन यह एक प्रमुख कारण बना। हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, वो सेमीकंडक्टर की सप्लाई डिसरप्ट होने पर हमारे टोटल जो ऑटोमोबाइल सेक्टर का उत्पादन था वो बहुत बड़ी मात्रा में ठप सा हो गया। यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत में कारों की मांग बढ़ रही थी लेकिन कारों की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, वाहनों की मांग बढ़ रही थी लेकिन वाहनों की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। ऐसे में ये तो एक विषय मैंने आपके समक्ष रखा। कोरोना काल के अंदर हमें ये भी ध्यान में आया कि हमारे पास पीपीई किट्स नहीं, बनाने की कैपेसिटी नहीं, हमारे पास फेस मास्क नहीं, हमारे पास मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं। ये भी कहा जा रहा था कि हमारे पास जो है वो वेंटिलेटर्स भी नहीं है, लेकिन ये गलत था। वेंटिलेटर्स हम बना रहे थे और भी कई प्रकार के मेडिकल इक्विपमेंट्स भी हम बना रहे थे। उस समय कुछ ऐसा आपाधापी का माहौल था कि हमारे दुनिया के पास वैक्सीन बना सकते हैं वो लोग, लेकिन हमारे पास वैक्सीन बनाने की सुविधा नहीं। लेकिन हमने सिद्ध कर दिया कि हम न केवल
इन सब चीज़ों को बनाए। न केवल हमने पीपीई किट्स बनाई, फेस मास्क बनाए, मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाए, वेंटिलेटर्स भी बनाए, हमने तमाम ऐसी चीज़ें जिनकी मांग इस देश में हो सकती थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे याद है इस समय वैक्सीनेशन की बात चल रही थी, तो उस समय बहुत सारे विपक्षी पार्टियों के लोग भी कह रहे थे कि भारत जो है ये फला जो अमेरिकी वैक्सीन है उसको आने नहीं दे रहा है और इससे हमारे लोग मर सकते हैं। तो उस समय भारत सरकार बहुत आश्वस्त थी और हमने देखा उस आश्वस्त होने का कारण भी था। आज स्थिति यह है कि हम अपने लगभग 98% जनसंख्या को हम कम से कम एक वैक्सीन और बहुत बड़ी संख्या में 2 वैक्सीन दे चुके हैं। जब हम विदेशों में जाते हैं तो एक हमें वॉकओवर मिलता है, यानी हमारे पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट है जो दुनिया भर में मान्य है और हमारे आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं। मैं अभी जेनेवा में एक WTO के सम्मेलन में गया हुआ था। वहाँ अफ्रीका में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी वैक्सीन नहीं लगी है। कई ऐसे देश हैं जिन्होंने वैक्सीन देखी भी नहीं है। और ऐसे इस पूरे कालखंड में हमने एक और बात समझी कि जो भूमंडलीकरण के मायाजाल में हमने दूसरे देशों पर निर्भर होने वाला जो कार्य किया, जिसके कारण हमारे देश में तमाम उन देशों के द्वारा, खासतौर पर चीन के द्वारा इतनी माल की डंपिंग की गई कि हमारे अधिकांश उद्योग बंद हो गए। हम ब्रिटिश काल के दौरान डी इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में हमारे विद्यार्थियों को 1991 के बाद और ख़ासतौर पर 2001 जब चीन WTO का मेंबर बन गया था, उसके बाद से लगातार हमारे जो विदेशों पर, खासतौर पर चीन पर हमारी निर्भरता बढ़ी, जिसके कारण हमारे पूरे देश में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। उसके बारे में भी विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ेगा कि कैसे दूसरे मुल्क गलत तरीके अपना करके हमारे देश में अपना माल डंप करते हैं और वो डंपिंग करते हुए हमारे देश के तमाम उद्योगों को बंद कर देते हैं, बंद करने के लिए बाध्य कर देते हैं। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। API होती हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। APIs जो हैं वो हमारे फार्मा इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है। हम दुनिया के फार्मा इंडस्ट्री में सिरमौर देश है, हमारा एक बड़ा स्थान है, तीसरा स्थान है हमारा फार्मास्यूटिकल उत्पादन में। दुनिया भर को हम सस्ती दवाइयाँ देते हैं, लेकिन API जो उसका रॉ मटेरियल बनाने का था, हम 90% रॉ मटेरियल खुद बनाया करते थे, लेकिन चीन ने डंपिंग करके हमारे देश में से पूरी API इंडस्ट्री बंद करा दी और आज हम केवल 10% बनाते हैं, 90% हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें से 70% हम चीन से इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में API मैं केवल एक उदाहरण के नाते बता रहा हूँ। हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तबाह हो गई, टेलीकॉम इंडस्ट्री टेक ऑफ ही नहीं कर पाई, हमारे खिलौना उद्योग बंद हो गया, हमारा साइकिल उद्योग पर प्रभाव पड़ा, हमारी केमिकल इंडस्ट्री खत्म हो गई। आप नेम एन इंडस्ट्री एक्सेप्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हमारा पूरा का पूरा उद्योग क्षेत्र जो है उस कालखंड में 2001 से लेकर 2018-19 के बीच में लगातार डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लगातार रसातल में जाता चला गया। तो ऐसे में यह जो अभी वर्तमान में आर्थिक मंदी का माहौल आया है दुनिया में, खासतौर पर कोरोना काल के बाद, भारत ने इस विषय को समझा है और जितने एग्रेसिवली चीन, आज हम देखते हैं तो अमेरिका भी सेल्फ रिलायंस की बात करता है, यूरोप भी सेल्फ रिलायंस की बात करता है, बी अमेरिकन बाय अमेरिकन की बात होती है।
भारत ने जितनी एग्रेसिव तरीके से आत्मनिर्भर भारत की बात की है, मुझे लगता है वो दुनिया में एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। और यह उदाहरण इस प्रकार का उदाहरण है कि कोई इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा, कर भी नहीं सकता, क्योंकि हमने विदेशों पर निर्भर होकर के अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है, अपनी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया है। इस बीच में कई बार लोग कहते हैं कि आप काहे के आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हो, आपको तो दुनिया भर से इंपोर्ट करना चाहिए आप, लेकिन आप सर्विसेज में इतने अच्छे हो, आप इतनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हो, आपको सर्विसेज की तरफ ध्यान देना चाहिए। हम ये कहते हैं, अगर आप इतिहास में देखें तो भारत हर क्षेत्र में उन्नत था, चाहे वो कृषि का क्षेत्र था, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र था, चाहे वो सेवाओं का क्षेत्र था। हमने कभी किसी भी क्षेत्र में हम पीछे नहीं रहे। तो ऐसा क्या कारण है कि हम बाकी क्षेत्र जहां पर हम तरक्की कर सकते हैं, आज जीडीपी का 15% अगर मैन्युफैक्चरिंग से आता है और हम जानते हैं कि 25-30% करना कोई कठिन नहीं है, तो क्यों नहीं करेंगे? हम मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे, हम सर्विसेज भी करेंगे और हम एग्रीकल्चर भी करेंगे। मैं यहाँ पर अब आज की स्थिति पर आता हूँ। आज दुनिया भर में, जैसे कि भानु जी ने भी कहा, सरिता जी ने भी कहा कि इतनी दुनिया भर में जो ग्रोथ रेट है वो कम हो रही है। आईएमएफ ने, ओईसीडी ने, वर्ल्ड बैंक ने, तमाम संस्थानों ने दुनिया भर में जो ग्रोथ है उसको डाउनग्रेड करने की बात की, डाउनग्रेड किया भी। भारत की भी ग्रोथ रेट को डाउनग्रेड किया गया है। लेकिन अगर हम इसको रिलेटिवली देखते हैं तो रिलेटिवली दूसरे मुल्कों की ग्रोथ रेट को ज़्यादा डाउनग्रेड किया गया है और भारत की ग्रोथ को डाउनग्रेड वो नहीं कर पाए हैं। मैं यहाँ पर ये शब्द पर जोर देना चाहता हूँ, वो नहीं कर पाए हैं क्योंकि भारत आज एक अलग ट्राजेक्ट्री पर चल चुका है, क्योंकि आज वो ग्लोबल वैल्यू चेन के सहारे नहीं है। आज उसने तय कर लिया है कि ये 17 उद्योग जो इस बीच के कालखंड के अंदर, जो ग्लोबलाइजेशन का कालखंड था, जो 2001 से लेकर जब से चाइना ने डंपिंग करना शुरू किया उससे आज तक का जो कालखंड था, उसके दौरान जो हमारा डीइंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, उसको हमें पुनः अपने उद्योग को पुनर्जीवित करना है, ये तय कर लिया है। और उसका ही परिणाम है कि जहां दुनिया भर में कहीं नेगेटिव ग्रोथ आ रही है, कहीं बहुत जीरो ग्रोथ आ रही है, आज हमारे देश में पिछले 6 महीने से लगातार जीएसटी कलेक्शन 1,40,000 करोड़ से ऊपर चल रहा है। किसी एक महीने में 1,60,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर चला गया, आपको ध्यान होगा। ये जो वो फिगर्स हैं, चाहे वो अभी सरिता जी भी कह रही थी कि हमारे जो एनर्जी कंजम्पशन है वो बढ़ा है, हमारी कारों की मांग बढ़ी है, हमारे दूसरे वस्तुओं की मांग बढ़ी है। इसका मतलब ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था, उसमें आमदनियां बढ़ रही हैं, उसमें उत्पादन बढ़ रहा है, उसमें जीएसटी बढ़ रहा है, उसमें हमारे प्रत्यक्ष कर बढ़ रहे हैं, डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ रहा है। अब आप ये देखिए कि जो दुनिया में कोरोना काल के अंदर जो गरीब लोग थे वो और ज़्यादा गरीब हुए। भारत में भी कोविड के कारण असमानताएं बढ़ी हैं, हमने पढ़ा है, हमने देखा कि अमीर और ज़्यादा अमीर हुए हैं, गरीब और ज़्यादा गरीब हुए हैं। ये भी सही है, लेकिन यह भी सही है कि वैश्विक संस्थान ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो नहीं बढ़ पाई। हम 0.8% पर ही से नीचे नहीं गए। यानी इसका मतलब ये है कि जो एक्सट्रीमली पुअर लोग थे, जो भुखमरी से पीड़ित थे, उनको इसका प्रभाव न्यूनतम पड़ा। उसका कारण ये है कि हम अपने खजाने से पैसा खर्च करके और अपने खाद्यान्न भंडारों से खाद्यान्न निकाल करके हम गरीब लोगों तक पहुंचा सके।
80 करोड़ लोगों को लगातार हम जो दे पाए हैं, उसका वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए। और वो बिना उन्नत खेती के और बिना ठीक प्रकार के फिस्कल मैनेजमेंट के नहीं हो सकता था। अब आप देखिए कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी हम अपने जो राजकोषीय घाटे को, फिस्कल डेफिसिट को, हम अभी भी कंट्रोल करने की स्थिति में हैं। इतना फिस्कल डेफिसिट होने के बावजूद भी आप कभी अमेरिका ने 1-2% भी इन्फ्लेशन कभी सही नहीं थी, आज वो हमारे से ज़्यादा हायर रेट पर उनकी इन्फ्लेशन रेट जा रहा है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। यूरोप में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, बाकी सब मुल्कों में जिन्होंने कभी भी इन्फ्लेशन नहीं सही थी, आज वहाँ भी इन्फ्लेशन है। और भारत जहाँ इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी वैश्विक बाज़ारों की तुलना में, हमारी इन्फ्लेशन रेट उनसे कम आ रही है। उसका कारण ये है कि हमने अपने फिस्कल मैनेजमेंट को सही प्रकार से, हालांकि हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स भी किए हैं, हमने मुफ्त में राशन भी बांटा है, हमने तमाम प्रकार की और लोगों को सुविधाएं भी दी हैं, हमने गरीब कल्याण रोजगार योजना भी चलाई है, हमने मनरेगा पर भी अधिक खर्च किया है। उसके बावजूद भी हम फिस्कल मैनेजमेंट में सफल हो रहे हैं। उसका कारण ये है कि हमने एक ऐसी आर्थिक नीति को अभी अंजाम देना शुरू किया है जिसके अंतर्गत हम अपने उद्योगों को प्रश्रय दे रहे हैं। किसने सुना था ग्लोबलाइजेशन के काल में कि हम टैरिफ्स बढ़ाएंगे? जब हमने पहली बार 2018 में इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम पर टैरिफ्स बढ़ाए थे तो दुनिया भर में हाहाकार मच गया था कि आपने टैरिफ्स क्यों बढ़ा दिए, ये तो बहुत अक्षमता को बढ़ावा देने वाला होगा। लेकिन हमने किसी की बात नहीं सुनी, इस देश ने किसी और मुल्क की बात नहीं सुनी, अरविंद पनगरिया की भी बात नहीं सुनी, और हम अपने इस टैरिफ बढ़ाने के उपक्रम में लगातार चलते गए। हमने फरवरी 2018 में टैरिफ बढ़ाए, फिर हमने जुलाई में टेक्सटाइल पर बढ़ाए, फिर हमने अगस्त में फिर गारमेंट्स टेक्सटाइल पर बढ़ाए, उसके बाद फिर दोबारा अक्टूबर में हमने नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ पर टैरिफ बढ़ाए। उसका परिणाम निकला कि चीन से आने वाले आयात, उन पर एक रोकथाम लगी, और उसके साथ हमें ये भी लगा अब 2019-20 के अंदर जब कोरोना आ गया तो ये ध्यान में आया कि केवल टैरिफ बढ़ाने से नहीं चलेगा, हमें उन सब उद्योगों को सपोर्ट करना पड़ेगा जो चाइना के कारण प्रभावित हुए हैं। हमने उनको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिए, PLI स्कीम लेकर के आए। 17 उद्योगों पर लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की PLI स्कीम है। दुनिया ने कभी किसी ने सुना नहीं होगा, दुनिया भर में किसी ने देखा नहीं होगा 1991 के बाद कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव भी दिए जा सकते हैं। हमने इसके अतिरिक्त नॉन टैरिफ बैरियर्स भी लगाए, स्टैंडर्ड्स भी बड़ी तेजी से हमने निर्माण किए हैं। हमने रेसिप्रोसिटी क्लॉज इंट्रोड्यूस किए। इन सब के कारण जो आज विदेशी मुद्रा संकट से पूरी दुनिया के जो साउथ एशिया के जो देश जूझ रहे हैं, आपने उदाहरण दिया श्रीलंका का, आपने उदाहरण दिया बाकी मुल्कों का, तो वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या से जूझ रहे हैं, आज ये सही है कि हमारा रुपया थोड़ा सा हल्का सा डेप्रिशिएट किया है, बट इफ यू कंपेयर इट विद Sri Lanka or other strong economies, I'm not talking about the weak economies, I'm talking about the strong economies, उनके कंपैरिजन में भी हमारा जो रुपया है उस हद तक नीचे नहीं गिरा है। और इसमें भी मैं ये मानता हूँ कि भारत के ऊपर एक ब्लैकमेलिंग चल रही है। लगातार हमारे देश में FIIs आ रही थी, और पिछले 1 साल से कितने बिलियन डॉलर्स, सैकड़ों बिलियन डॉलर्स वो यहाँ से निकाल करके ले गए। किस कारण से निकाल करके ले गए? हमने तमाम प्रकार की उनको सुविधाएं दे रखी हैं, उनके पास और कोई विकल्प भी नहीं है, वो वापस आएंगे। मैं आपको ये बात अभी इस चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, वो वापस आएंगे और भारत का रुपया किसी भी हालत में अब डाउन नहीं रहेगा इस तरह का,
आगे आने वाले समय बताएगा। हमारे पास सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। ये बात सही है कि अभी हाल फिलहाल में हमने अपने पुराने कर्जों को चुकाना है। हमने पहले भी कहा था कि हमसे पहले कर्जे ले लो, लेकिन वो कर्जों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं थे। नहीं, आप अपने समय पर दीजिएगा। तो हम पहले भी कर्जे चुकाने के लिए तैयार थे, लेकिन आज ये स्थिति जो बनी है, अगर हम वैश्विक स्तर पर देखते हैं तो आज यूक्रेन वार के बाद सभी मुल्क प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा मजबूती से खड़ा हुआ देश जो ये कहता है कि अमेरिका कह रहा है कि नहीं, आप रूस से तेल नहीं खरीद सकते, हमने कहा हम खरीदेंगे। अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका के ने ये प्रस्ताव पारित कर दिया है कि भारत उन सैंक्शन से बाहर रहे, क्योंकि भारत एक मजबूत देश है, भारत की जरूरत है अमेरिका को, इसलिए वो हमारे रूस से तेल खरीदने पर बिल्कुल भी कोई पाबंदी लगा ही नहीं सकते हैं। और आप ये देखिए कि हमने न केवल तेल खरीदना जारी रखा, हमने उससे 50 गुना बढ़ाया है, 50 टाइम्स। यह महत्वपूर्ण है। और केवल यही नहीं है, हम रूस से तेल खरीद करके दूसरे मुल्कों को बेच रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब अमेरिका ने ये कहा कि हम सैंक्शंस लगाएंगे, रूस प्रभावित होने की स्थिति में था, लेकिन रूस भी मुझे किसी ने कहा कि रूस में जो पीड़ा सहने की जो ताकत है वहां के लोगों, उसने उसको मजबूत बना के रखा हुआ है। हमें भी उसी प्रकार की पीड़ा सहने की एक ताकत होनी चाहिए। जो छोटी छोटी बात पर हम घबरा जाते हैं कि दुनिया भर में ये हो गया और हमारा ऐसा हो जाएगा। मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने अपनी बात प्रारंभ इसी बात से की थी कि दुनिया भर में उथल पुथल चल रही है, लेकिन एक मजबूत चट्टान की तरह अगर कोई देश खड़ा है जिसमें लगातार जीएसटी बढ़ रहा है, जहाँ फिस्कल मैनेजमेंट प्रॉपर हो रही है, जिसमें तमाम नेगेटिव्स होने के बाद भी रुपए को वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं और 10, 20, 50 पैसे रुपया इधर उधर होता है तो हमें थोड़े आहत हो जाते हैं, लेकिन वापस रुपया वहीं आएगा, यह मेरा पूरा विश्वास है। और यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब अमेरिका ने ये कहा कि हम आप पर सैंक्शंस लगा देंगे और स्विफ्ट को डीलिंक कर दिया, तब मैंने भी एक लेख लिखा था और मैंने ये बात, और दुनिया भर में ये बात स्वीकार भी हुई है कि अगर उन्होंने स्विफ्ट से डीलिंक कर दिया है रूस को, इसका मतलब ये नहीं है कि रूस को पेमेंट मिलना बंद हो जाएगा। रूस ने पूरे यूरोप को बेचना शुरू किया और यूरोप के देश तमाम उन प्रतिबंधों के बावजूद भी वहां से तेल खरीदते गए, लेकिन रूस आज नाराज है उन यूरोपीय देशों से। और आगे आने वाले समय में बिल्कुल सर्दी नज़दीक है, कहीं ऐसा ना हो कि रूस जो है अपना वहाँ पर एक उनके साथ प्रतिशोध लेते हुए उनका बंद कर दे। हमारा यहाँ ये कहना है कि आज असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि ये रूस यूक्रेन का युद्ध कैसे समाप्त होगा, क्योंकि अमेरिका प्रतिबंधों के आधार पर, यूरोप जो है प्रतिबंधों के आधार पर यूरोप जो रूस को दबा करके इस युद्ध को बंद करने की कोशिश कर रहा है और रूस दिन प्रतिदिन उन्हीं को प्रभावित कर रहा है। अभी मैंने भी आज एक आर्टिकल भेजा है कि सैंक्शंस बाइटिंग द वेस्ट, आज उसी को काट रही हैं सैंक्शंस। तो अभी ऐसे में मेरा ये मानना है कि भारत की अपनी मजबूत आर्थिक स्थिति, चाहे वो कृषि है, चाहे वो उद्योग हैं, क्योंकि आज उद्योग दोबारा से पनपने लगे हैं। जो PLI स्कीम आई है, मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ कि हमारे API इंडस्ट्री वापस लग रही है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री वापस लग रही है, टेलीकॉम में हमने 5G लगा दिया है। जो कहते थे कि हुआवे के अलावा हमारे पास कोई साधन नहीं होगा, हमारा 5G अपना आ गया है। और यही नहीं है, वैक्सीन और दवाइयाँ ही नहीं, हमने तमाम प्रकार की दूसरी चीज़ें, सोलर पैनल्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, 2023 में सेमीकंडक्टर्स की पहली खेप आने वाली है। हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि हम अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में, कृषि की बात करें तो जब हमने अभी हाल फिलहाल में जब वीट के
एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था, दुनिया भर में हाहाकार मच गया था। WTO में लगातार चर्चाएं हो रही थी कि अगर ये हमारा बैन लगा दिया तो कैसे होगा। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए हम देंगे, जहाँ जहाँ लोग भूखे मर रहे हैं हम तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट देंगे, लेकिन हम बाजार में अपने गेहूं को नहीं बेचेंगे, ताकि बड़ी बड़ी कंपनियां उसको कॉर्नर करके गरीब लोगों को बाद में महंगा गेहूं बेचें, महंगा सामान बेचें। ये हमें स्वीकार नहीं है। हमारा यह कहने का मतलब है कि चाहे वो कृषि वस्तुओं का संदर्भ हो, चाहे वो सेवाओं का संदर्भ हो, चाहे वो उद्योग का संदर्भ हो, भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था के नाते खड़ा है, खड़ा रहेगा। और ये वैश्विक परिस्थितियां जो दुनिया भर के देशों को प्रभावित कर रही हैं, आज भारत उस स्थिति में है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनयिक स्थिति भी हो। आज भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो मध्यस्थता करके इस युद्ध को भी रोकने का की क्षमता रखता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हमें जयललिता जी ने ये चर्चा रखी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वैश्विक परिस्थितियों में जो क्राइसिस जिसको हम कह रहे हैं, वो क्राइसिस रूस के लिए हो सकता है, यूक्रेन के लिए हो सकता है, यूरोप और अमेरिका के लिए हो सकता है, लेकिन भारत इनमें से बहुत सफलतापूर्वक बाहर निकलेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आखिर आपने भी ये बता ही दिया, हम सब भी यही कामना करते हैं कि भारत, क्राइसिस तो हमारे लिए कभी था ही नहीं, और क्राइसिस हाँ महामारी की वजह से क्राइसिस है आया था, हम परेशान थे, लेकिन विश्व में जो कुछ भी हो रहा है उसका प्रभाव हम तक अभी नहीं पड़ा है, बल्कि हम दुनिया को मदद कर रहे हैं। दुनिया हमारी तरफ देख रही है, और हम उनको चाहे मिलिटरीली हो, चाहे दवाई, चाहे फूड्स, हर तरह से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ये दुआ करते हैं कि हम मदद का हाथ हमेशा लोगों तक बढ़ाए, बल्कि हमें कभी दूसरों से मदद लेने की ज़रूरत ना पड़े। और उसके लिए चाहे हमारा रिजर्व बैंक हो, चाहे हमारी सरकार हो, और सबसे बड़ी तो बात यही है कि इन सारी चीज़ें इतने विश्व में इतना कुछ होने के बावजूद भी हम अगर चट्टान की तरह खड़े हैं, तो उसके पीछे हमारी सरकार है, हमारे देश की मजबूत सरकार है, हमारी मजबूत लीडरशिप है। इस बात से भी कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अमेरिका ने एक ऑर्डर पास किया था कि रूस का कोई कार्गो शिप जो बॉम्बे पोर्ट से पास हो रहा था, तो उन्होंने ऑर्डर पास किया था कि रूस के कोई कार्गो शिप यहाँ से पास नहीं होना चाहिए। तो भारत ने उसको सिरे से खारिज किया, बल्कि अमेरिका ने बाद में उस चीज़ को उस राजनयिक के प्राइवेट मैसेज के रूप में उन्होंने पेश किया, बल्कि हमने हमारे सरकार की ओर से बयानबाजी नहीं हो। तो ये बड़ी बात है कि इतनी बड़ी महाशक्ति जो है वो अपने बयान से उनको मुकरना पड़ रहा है। हो सकता है उनको ऐसा लगा था कि क्या हम लोग ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं भारत डर जाएगा। तो सर ने अपने भाषण में ये भी कहा कि भारत डरने वालों में से नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो ताकत है। और हमारे पास अभी मैंने एक रिपोर्ट भी पढ़ा था कि शायद 5 साल का ऐसा कुछ मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था कि अगले 5 साल बाद भारत पूरी तरह से पेट्रोलियम से बनी हुई चीज़ों से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे, या पेट्रोल की गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा कुछ एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा था। तो अगर वैसा हो गया तो क्या होगा कि फिर पूरी तरह से हम जो सबसे बड़ी निर्भरता हमारी जो तेल को लेकर है पूरी दूसरे देशों पर, वो निर्भरता अगर ख़त्म होती है तो हम आर्थिक रूप से और कितना मजबूत हो सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं, और शायद हमारे दर्शक भी यही सुनना चाह रहे थे हमारे वक्ताओं से कि दुनिया में जो क्राइसिस हो रहा है उस क्राइसिस से हम प्रभावित जरूर हो रहे हैं। एक डर है हमारे मन में, और चूँकि हमारे देश में हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, और इसमें गरीब और अमीर दोनों ही तरह के लोग हैं। और आमतौर पे इस तरह की जो क्राइसिस आती है तो गरीब लोग बहुत डर जाते हैं और कि हमारा क्या होगा। लेकिन जैसे सर ने कहा कि डायरेक्ट जो चाहे मॉनेटरी हेल्प हो, चाहे फूड, हर तरह का हेल्प सरकार ने हमें दिया है। वैक्सीनेशन की बात हो, सबको फ्री में वैक्सीनेशन मिला है। तो कोरोना का प्रभाव पड़ते हुए भी हम एक मजबूती की उम्मीद करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो सर ने कही कि
जो FIIs है, मैं शेयर मार्केट को कभी-कभी ऑब्जर्व करता हूँ तो उसमें देखता हूँ कि लगातार जो है FIIs की बिकवाली शेयर मार्केट में हो रही है और शेयर मार्केट अभी अपने जो हाईएस्ट मतलब जो ग्रोथ से अभी काफ़ी फिसल चुका है और उसके पीछे FIIs का ही है। लेकिन हमें उम्मीद है कि FIIs भी एक दिन वापस ज़रूर आएंगे और सर ने ये उम्मीद दी है, तो ये शेयर मार्केट पे दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए भी एक खुशी की बात है। तो हम अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं और मैं चाहूँगा कि कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हमारे तीनों वक्ता भानु प्रताप सिंह सर और सरिता अग्रवाल जी मैम और अश्विनी महाजन सर, अब पहले सबसे पहले मैं भानु प्रताप सर की ओर आना चाहूँगा और आप कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहते हैं तो सर। आपका माइक ऑफ है सर, आपका माइक ऑफ। धन्यवाद जाहिदुल जी। मैं अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस जो हैं पहले सबसे पहले बताना चाहूँगा। मैं सबसे पहले बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ अश्विनी सर का और सरिता मैम का, जिन्होंने बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव के थ्रू इस इशू को बताया और उसके क्या इम्प्लिकेशंस हैं इंडिया के लिए उसके बारे में बताया। तो सबसे पहले अगर इस क्या बोलते हैं, इस पूरे जो इकोनॉमिक क्राइसिस के दो मुख्य कारण हैं, जो कि सर ने जो है सप्लाई स्ट्रेन के बारे में बताया कि ये जो पैंडेमिक के पहले ही या हम कहें कि 2020 से ही जो सप्लाई चेन का डिस्रप्शन हुआ है वो पिकअप किया भी नहीं था कि फिर से जो है हम समस्या में चले गए दोबारा। मैडम ने फोकस किया जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के ऊपर। तो मेरे को एक चीज़ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है क्या कि आप चाहे OECD के रिपोर्ट्स को उठा के आप देख लीजिए, आप वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट्स को उठा के देख लीजिए, अगर हर जगह कोई एक कारण होगा जिसकी वजह से आज आर्थिक संकट है तो वो क्या है, रशिया और यूक्रेन वॉर, जो कि मैं सोचता हूं कि कुछ ज़्यादा डॉक्टर्ड है जो है। क्यों? अगर आप देखो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को ही देखो, अगर आप मानते हो कि एनर्जी प्राइस राइस हो रही है तो इस तरह की सिचुएशन को लाया कौन? आप ये देखो, रशिया से पहले ईरान को, वेनेजुएला को, दोनों को जो मेजर एनर्जी सप्लायर्स थे उसको पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी से किसने बाहर किया? सबसे पहली चीज़ जो है। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी जो है जो मेजर रिस्क है इंडियन इकोनॉमी में, जो इंडियन इकोनॉमी पे जो सबसे मेजर रिस्क मुझे दिख रहा है वो तीन चीज़ों का बेसिकली दिख रहा है। पहली चीज़ क्या कि अगर इंडियन इकोनॉमी में आप देखो तो जो टाइट फिनेंशियल कंडीशन है उसके कुछ इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं किसके ऊपर, जो है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। दूसरी चीज़ क्या है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी मतलब उसकी भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती। और इसके अलावा जो ग्रोइंग एनर्जी प्राइसेस हैं वो किसी न किसी तरीके से जो हमारे आम लोग हैं उनकी इनकम के ऊपर ज़रूर जो है मतलब इफेक्ट डालने वाले हैं। अब हम आते हैं सरकार की नीतियों के ऊपर कि सरकार ने अभी इस पूरे घटनाक्रम के बीच जो है क्या किया। कुछ ब्रॉड पॉलिसीज के बारे में तो आप सबको पता होगा कि RBI ने जो है 40 बेसिस पॉइंट जो है अपने पॉलिसी रेट को बढ़ा दिया। अब इसके अलावा जो है आप पाओगे क्या कि सरकार जो है अभी एग्रेसिवली जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट कर रही है इस बीच में, अभी इस सिचुएशन में भी। और इसके अलावा आप देखोगे कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है वो भी कंटिन्यूड है। जैसे आप देखोगे चाहे लेबर रेगुलेशन हो या इसके अलावा आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी लॉस मेकिंग जो पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं जो है, तो उसके भी NPAs को करेक्ट करने की या तो हम कहें कि उसको डिसइन्वेस्ट करके उनको प्राइवेटाइज करने की भी जो है गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। तो सरकार जो अभी जो है जो सकारात्मक या एक तरह से कह सकते हैं संरचनात्मक जो कार्य है उसको भी सरकार ने छोड़ा नहीं है। तो सरकार जो है अपना पूरा एफर्ट लगा रही है कि किस तरीके से चीज़ें फिक्स हो जाएं। और यही रीज़न है क्या कि इंडिया के ऊपर जो डैमेज है किसका, इस स्टैग्फ्लेशन का या ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस का, वो सबसे मिनिमम है। अब मैं उस समय भी आपको बता रहा था कि जो अभी का जो क्राइसिस है इट इज सेम एज
व्हाट वी एक्सपीरियंस्ड इन 60s एंड 70s, क्योंकि उस समय भी सप्लाई शॉक था, अभी भी सप्लाई शॉक है, लेकिन दोनों समय में और दोनों परिस्थितियों में अंतर है। केवल भारत के लिहाज से ही नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि वैश्विक लेवल पे भी जो है आप देखोगे तो आप एक चीज देखोगे क्या, कि सबसे पहली चीज क्या, कि अगर शॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखो तो आप पाओगे कि करंट जो शॉक है वो 60s और 70s के शॉक्स के कंपैरिजन में वो छोटा है मैग्नीट्यूड के टर्म्स में जो है, क्योंकि 60s का शॉक और 70s का शॉक वो मैग्नीट्यूड में भी बड़ा था और वो लंबे समय तक ठहरा भी था, करीब मतलब 10 से 20 साल तक जो है उसका इफेक्ट था। इसके अलावा आप देखोगे आप कि इस समय जो है हमारी जो मॉनेटरी सिस्टम है, चाहे इंडिया में हो चाहे ग्लोबली हो, वो पहले से ज्यादा जो है बेहतर है। और इसके अलावा जैसे कि मैडम ने कहा था कि अभी जो है इन्फ्लेशन के हमारे जो एक्सपेक्टेशन है उसको हम ज्यादा बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं, मतलब जो एंकर्ड इन्फ्लेशन है वो उसके एक्सपेक्टेशंस है वो अभी ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू व्हाट वी हैड इन 60s एंड 70s। और इसके अलावा इतना कुछ होने के बावजूद भी सरकार जो है किसी पॉपुलिस्ट पॉलिसी के लिए नहीं जा रही है, मतलब जो फिस्कल स्पेस बचा है सरकार के पास, उस फिस्कल स्पेस का जो है उसको मिसयूज नहीं कर रही है कि कोई पॉपुलिस्ट पॉलिसी को चला के जो है मतलब इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया जाए। तो अभी मेरा ये मानना है क्या कि मेरा ये मानना है क्या कि अगर आप 60s के अगर एक्सपीरियंसेस को देखो और अभी के एक्सपीरियंसेस को देखो तो मेरा ये मानना है क्या, दो सप्लाई के ऊपर डिमांड के ऊपर जो है शॉक्स की वजह से वेजेस और प्राइसेस जो है आने वाले समय में स्टेबल नहीं होंगे, चाहे ये वित्तीय वर्ष हो या आगे आने वाला वित्तीय वर्ष हो। लेकिन जिस तरह का मॉनेटरी सिस्टम, जिस तरह का गवर्नमेंट और जिस तरह का डिटर्मिनेशन है इस समय हमारे पास, मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्द जो है हम इन सारी चीजों से उबर जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं सीधा सरिता मैम के पास आ रहा हूँ और मैम से निवेदन है कि अगर कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स कोई आप देना चाहते हैं। धन्यवाद डॉक्टर दीवान। ज़्यादातर बातें कही गई हैं, मैं ज़्यादा कुछ खास कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन एक दो बातें जोड़ना चाह रही हूँ। पहली बात ये है कि पिछले कुछ सालों में भारत का राजनीतिक चेहरा है वो वैश्विक स्तर पर बहुत उभरा है। आज चाहे यूक्रेन हो या फिर श्रीलंका, सभी भारत की ओर देखते हैं। समस्याएं हैं तो उन्हें लगता है कि समाधान भारत से मिलेगा, तो ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है। रही बात इन समस्याओं की, तो स्टैगफ्लेशन की जो परिस्थिति 1970 में, जैसे भानु प्रताप जी ऑलरेडी कह चुके हैं, मैं उन मुद्दों को दोहराना नहीं चाहूँगी, लेकिन भारत उन परिस्थितियों से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है, चाहे वो नीति विषयक उनके सॉल्यूशंस हो या फिर मतलब प्लानिंग लेवल पर हो। अभी तक जो समस्याएं अभी तक भारत के सामने आई हैं, उन समस्याओं से भी हमारी सरकार बहुत अच्छी तरह से जूझी है और उनके हमें बहुत अच्छे समाधान मिले हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस परिस्थिति में से भी हम बाहर आ जाएंगे और देश के ऊपर समस्याएं इतनी विकट नहीं होंगी जितनी दूसरे देशों के समक्ष आ रही हैं या फिर आशंकाएं हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं सीधा अश्विनी महाजन सर के पास आ रहा हूँ। सर, आप अगर कुछ आखिर में, अध्यक्ष भाषण तो नहीं, लेकिन आप संक्षिप्त में अगर कुछ करना चाहते हैं, और अगर इस जो व्याख्यान की जो सीरीज है, क्या इसमें और हमें एक व्याख्यान करने की जरूरत है? अगर ऐसा है तो फिर हम एक और व्याख्यान इसमें जोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर इसको देखिए जयदुल जी, सभी विषय आए हैं, लेकिन अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा डिसरप्शन करने वाला यदि कोई देश रहा तो वो चीन रहा।
क्योंकि पिछले 20 वर्षों में चीन ने भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया। चाहे वह अमेरिका हो, वहाँ अगर मैन्युफैक्चरिंग नीचे गया है तो वो चीन के सस्ते माल और डंपिंग की वजह से गया। अगर यूरोप में प्रोडक्शन ख़त्म हुआ है तो उसके पीछे भी चीन है। भारत के बारे में तो मैंने पहले कहा ही। इसलिए आज एक अच्छी बात यह है कि चीन स्वयं में घबराया हुआ है। ऊपरी चेहरा कैसा भी हो, लेकिन चाहे वो बीमारी के कारण हो, चाहे वो अपने दुनिया भर में जो उसके प्रति लोगों की बदलती हुई भावना है उसके कारण हो, आज हर देश मुखर होकर के ये कह रहा है कि हमने चीन से आयात को कम करना है। अमेरिका तो कहता ही है, यूरोप के कई देश कहते हैं, बाकी मुल्क भी कहते हैं, भारत तो कह ही रहा। तो ऐसे में चीन एक बहुत बड़े बैकलैश का सामना कर रहा है जो उसको कमज़ोर करता है। एक जो महाशक्ति के रूप में उभरता हुआ चीन आज कहीं थमा है। अभी जब रूस यूक्रेन युद्ध की बात आई तो लोगों ने ये कहा कि अगर रूस को इस प्रकार से चलने दिया गया तो इसी बात का आसरा लेकर चीन ताइवान पर आक्रमण करेगा और उसको हथियाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि हमने ब्रिक्स को कमज़ोर किया है और क्वाड को बढ़ावा दिया है। ब्रिक्स वर्सेस क्वाड की बात आ रही है, उसके पीछे का हेतु केवल इतना ही है। हमारे दूसरे ब्रिक्स देशों के साथ कोई दुराभाव नहीं है, लेकिन पीछे की भावना यही है कि चीन को किसी भी हालत में हमने एक डिसरप्शन की तरफ आगे बढ़ने नहीं देना है और क्वाड वहाँ एक चट्टान के रूप में खड़ा है। और क्वाड के माध्यम से पहली बार ऐसा हुआ है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत मिलकर के नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है जो इस पूरे क्षेत्र में एक पावर बैलेंस बना रहा है। दूसरी बात यहाँ पर मैं उसी डिसरप्टर के संदर्भ में कहूँगा, और वो है कि दुनिया भर के मुल्कों को अपने कर्ज के जाल में फंसाने के लिए उसने बेल्ट रोड इनिशिएटिव के नाम की योजना बनाई थी और उसका दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहा है कि एक तरफ पाकिस्तान बहुत बड़े कर्ज में फंसा हुआ है, बार बार उसको गुहार लगानी पड़ती है IMF के पास, दूसरे मुल्कों के पास, और आज पाकिस्तान एक बैंकरप्सी पर खड़ा है। इस प्रकार से पाकिस्तानी रुपया लगभग 220-25 रुपये पाकिस्तानी रुपये इक्वल टू $1 हो गया है। उधर अगर हम श्रीलंका को देखें तो वो भी उसी चीन के कर्ज जाल के कारण आज इस स्थिति में पहुंचा है। दुनिया भर में यह बात अब मानी जाने लगी है कि चीन जो है वो दुनिया के मुल्कों को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रहा, बल्कि उनको कर्ज के जाल में फंसा रहा है। व्हाट यू कॉल द डेट ट्रैप डिप्लोमेसी ऑफ चाइना। इन दोनों परिस्थितियों को अगर हम देखते हैं तो चीन एज ए डिसरप्टर कमज़ोर हुआ है, क्योंकि दुनिया भर में चाहे वो श्रीलंका के कारण दुनिया को पता चला, चाहे वो पाकिस्तान के कारण दुनिया को पता चला, चाहे वो विभिन्न अफ्रीकी देशों के कारण, आज जो बहुत चाव से इटली जैसे देश बहुत चाव से बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बन रहे थे, आज उससे अपने हाथ खींच रहे हैं। मलेशिया ने अपने BRI के प्रोजेक्ट्स को बहुत सीमित कर दिया है। दुनिया भर में जो कहते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, लेकिन चीन ने ये गलती की, उसने अपने सारे एग्स अपने उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बास्केट में डाल दिए और वहीं पर वो बास्केट टूटने वाली है। और इसी की हम अपेक्षा करेंगे कि एक तरफ
भारत मजबूत एक लोकतंत्र के नाते दुनिया में स्थापित होगा, और उधर चीन जो शोषणकारी है, दुनिया का शोषण करता है, अपने यहाँ लोगों का शोषण करता है, और एक तरह से ऑटोक्रेटिक रूल के नाते चला रहा है, उससे वहाँ के लोगों को भी मुक्ति मिलेगी और दुनिया के लोगों को भी चीन की इस हथकंडों से मुक्ति मिलेगी। मैं अंत में यही कहूँगा। बहुत 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 धन्यवाद सर। और आखिर में मतलब समाप्त से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था, उसमें ये कहा गया था कि भविष्य में हो सकता है चीन भारत की तरफ हाथ बढ़ाए दोस्ती का या जैसे भी मदद के लिए या जैसे भी। और इस बात का भनक जो है वो अमेरिका को लग चुका है, जिसके वजह से अमेरिका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है कि अगर चीन के साथ मतलब चीन अगर भारत के साथ ऐसा कुछ संबंध डेवलप करता है पड़ोसी मुल्क के रूप में, तो उसमें अमेरिका को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि भारत जो है वर्तमान रशिया के साथ, रशिया का जैसे सर ने कहा कि 50% अभी आयात बढ़ा दिया है, तो रशिया के साथ भी हमारा रिश्ता बहुत मजबूत हो रहा है। 50% नहीं, 50 गुना बढ़ा दिया है। सॉरी सर, तो जो भी हो 50 तो ठीक है सर। तो ये एक रशिया चाइना का एक जो और इंडिया का जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को अमेरिका ने कहीं ना कहीं उसका एक भनक अमेरिका को लगा, जिसके वजह से अमेरिका इतना परेशान है। तो जो भी हो, लेकिन कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगा कि आज की जो ये चर्चा है वो काफ़ी सार्थक रही, और मुझे ऐसा लगता है जो भी अर्थ विज्ञान इकोनॉमिक्स के जो भी स्टूडेंट होंगे या जो रिसर्च स्कॉलर इसको देख रहे होंगे, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। और जो भी करंट अफेयर्स में जो दिलचस्पी रखते हैं उन लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये कार्यक्रम फेसबुक पर हमारे जो पेज है इस पर सेव रहेगा, और यूट्यूब में भी ये सेव रहेगा, तो आप वहाँ से भी ईडू मोटिव हमारा यूट्यूब चैनल से वहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अंत में मैं हमारे जो तीनों आदरणीय और विशेषज्ञ वक्ता डॉक्टर भानु प्रताप सिंह जी जो BHU से है, प्रोफेसर सरिता अग्रवाल जी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से है, और प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, आप तीनों का ही बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, आभार कि आपने हमारी इस आभासी पटल पर आना स्वीकार किया और इतने तैयारी के साथ आपने विषय को रखा, और इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। और मुझे लगता है कि अगर हमारे जो भी हमारे नीति बनाने वाले लोग या सरकार की तरफ से भी अगर कोई लोग इसको कभी देखेंगे, तो उनको भी कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ से जानकारी मिलेगी और मदद मिलेगी उनको आगे की योजना बनाने में। तो हमारे जो आज अमृत महोत्सव व्याख्यान सीरीज जो हमारा अभी चल रहा है, ये अगले शनिवार को फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हम फिर हाजिर होंगे, फिर मिलेंगे। तब तक आज के इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं वक्तागणों से निवेदन करूंगा कि सर आप लोग 2 मिनट स्टूडियो में रुके, हम अभी थोड़ी सी और चर्चा करेंगे प्राइवेट में, ये ब्रॉडकास्ट खत्म